नमस्कार भाइयों। साइंस के 40 नंबर क्वेश्चन पे आज हम देखेंगे, क्योंकि कल हमारा टाइम कम था तो हमको कुछ जरूरी काम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार के ऊर्जा संवहन का कार्य करता है? तो जो नदी में जो जल बहता है उसमें किस प्रकार की संवहनी ऊर्जा होती है? तो आंसर होगी आपकी गतिज ऊर्जा। देखिए, दो प्रकार की ऊर्जाएं देखने को मिलती हैं। एक होती है आपकी स्थैतिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसको कहते हैं। कोई अपने कंडीशन में यदि है तो उस पर कौन सी ऊर्जा लगी हो? स्थितिज ऊर्जा रखी है। इसको हम mgs से डिनोटेट करते हैं। ठीक है। सपोज डैट यह ऊंचाई पर कोई पिंड लेकर के आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो इस पर यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और यह ऊंचाई पर यह है, इस पर ग्रेविटेशन जो लग रहा है g। इन तीनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। मतलब कि यदि आप एक पिंड लीजिए और आप छत पे बैठ जाइए, ठीक है, और इस पिंड को नीचे की तरफ जो है ऐसे करके रखे रहिए, तो आप यम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर लेके बैठे हुए हैं, तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स g लग रहा है। इस पे स्थितिज ऊर्जा इस हिसाब से इसको बोला जाता है। जब वह पिंड नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, ठीक है, तो वहां प्रारंभिक वेग जिसे हम u कहते हैं वो हो जाता है 0। ठीक है। और अंतिम वेग जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सूत्र होता है गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, mv²। यहाँ यम द्रव्यमान है और v जो होता है वो अपने वर्ग के अनुसार जो है वो आगे बढ़ता रहता है, जो काइनेटिक एनर्जी इसको कहा जाता है। तो नदी के जल में जो प्रवाहित होने वाली ऊर्जा होती है इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये अमीन की परीक्षा में पूछा गया था 14/8/2016 को। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ mv²। इसे ke से प्रदर्शित करते हैं। के का मतलब होता है काइनेटिक, ई का मतलब होता है एनर्जी। जैसे कि नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। ठीक। जैसे यांत्रिक ऊर्जाएं होती हैं, यंत्रों में जो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उसको हम देखेंगे आगे, अभी आपको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, ज़्यादा ठीक होगा। जिसे 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है। सपोज दैट ये देखिए आपका ये बस है वो गतिशील है और आप भी बस के साथ ही गतिशील हैं। अब आपका जो नीचा वाला धड़ा है देख रहे हैं वो सीट से जुड़ा हुआ है, तो सीट भी जो है इसके साथ गतिशील है। अब आप गति कर रहे हैं, एकाएक उस पर ब्रेक लगा दिया जा रहा है। ठीक है। तो आगे की ओर आप झुकेंगे। आगे की ओर क्यों झुकेंगे? क्योंकि आपकी ये धड़ वाला जो है इसी के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि ये आपके ऊपर वाला जो बॉडी है ये जब ब्रेक लगता है तो सीधा सीधा ये पीछे हट जाता है, वहीं रहता है और ये आगे बढ़ जाता है। इसी कारण जो होता है ये इसे हम कहते हैं गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम इसको कहते हैं। यदि कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। नीचे वाला धड़ आपका गतिमान रहेगा, जब उस पर बाह्य बल लगेगा तो नीचे वाले धड़ के साथ कुर्सी के साथ बंधा हुआ है तो आगे बढ़ जाएगा, जबकि पीछे वाला धड़ आपका बंधा नहीं है किसी से, तो वो जो होता है आगे की ओर झुक जाता है। अब मैं आपको इसी बताता हूँ, ध्यान समझिए। ये आपकी बस है, ठीक है, बस है, बस जा रही है। अब बस में आप बैठे हुए हैं सीट पे। अब आपकी शरीर भी बस के साथ गतिमान है। अब जब से बस पर लगा ब्रेक, जब ब्रेक लगा बस पर तो आपकी सीट भी ब्रेक लग गई, तो नीचे वाला आपका धड़ तो इसी के साथ रुक गया, लेकिन आगे वाला जो सर है आपका वो तो नहीं रुका है, वो तो आगे की तरफ गतिमान है, ना किसी से बंधा हुआ है। तो ये क्या करेगा? आगे की ओर भागेगा ना। तो यही होता है। ठीक है। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यदि इस नियम के तहत चलती हुई गाड़ी को अचानक रोकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसमें जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। जैसे न्यूटन जी बैठे थे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पेड़ के नीचे जिस तरह पेड़ गतिमान था उसी हिसाब से उस पेड़ में लगे फल गतिमान थे, लेकिन जब उस पर हवा की एक तीव्र वेग आई तो ये अपने डाली से टूट गया। डाली से टूटा और ग्रेविटेशन फोर्स आया और नीचे गिर पड़ा। तो यहां पर क्या हुआ? इनको आके टकराया और यहीं से ग्रेविटी की उत्पन्न हुई, यहीं से जड़त्व का नियम भी उत्पन्न हुआ था। ठीक है। 42 नंबर देखते हैं। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करती है? तो यहां होगी रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर।
जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका आविष्कार फ्रैंक व्हीटल ने 1937 में किया हुआ था। आपको पता होगा कि 1937 में हमारे फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी और मॉरिस स्क्वायर जो है वो पहले वहां के मुख्य न्यायाधीश थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, विसर्पी घर्षण डैश क्या होता है? तो एक सीमांत घर्षण से थोड़ा अधिक होता है, ठीक है, सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। देखिए 3 प्रकार के घर्षण होते हैं, एक होते हैं सर्पी घर्षण, एक विसर्पी घर्षण, एक प्रकार का और घर्षण होता है, ठीक है। अभी देखते हैं, बताते हैं आपको। विसर्पी घर्षण सीमांत घर्षण से थोड़ा कम, एक सीमांत घर्षण होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, फिर विसर्पी घर्षण होता है, फिर एक लोटनिक घर्षण होता है, ठीक है। घर्षण या फ्रिक्शन एक बल होता है। घर्षण क्या होता है? घर्षण मतलब देखिए घर्षण क्या होता है, सपोज दैट यदि आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पैरों के नीचे, ठीक है, कोई ना कोई रुकावट है तब भी आप चल रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, यदि रुकावट नहीं होगा तो आप सरकते हुए चले जाएंगे और आप कभी भी चल ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने पैर के नीचे देखेंगे तो कुछ ना कुछ रेखाएं होती हैं, नहीं तो आप देखते होंगे काई वगैरह में जब आपकी चप्पल के नीचे कुछ रेखाएं नहीं होती तो आप सरक जाते हैं। तो चलना भी एक घर्षण बल के कारण ही उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं नहीं कि फिजिक्स द फादर ऑफ आल सब्जेक्ट, भौतिकी सभी विषयों का पिता होता है, क्योंकि हमारा चलना, खाना पीना सारी चीजें जो हैं घर्षण पर आधारित होती है, ठीक है, एक विज्ञान पर आधारित होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह और वाहन के टायर के बीच एक घर्षण बल कार्य करता रहता है, तो वही इन्होंने बताया हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, तो सही बात है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो भाई ऊर्जा तो रुकावट नष्ट क्यों नहीं होगी, तो होगी ही नष्ट, तो ये भी गलत है। तो इसमें घर्षण गति का विरोध करता है, यही तो सही है, पहला सही, बाकी सब गलत है, ठीक है। टूट फूट का कारण होता है, ये भी गलत बात है। घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है, होता है, क्यों नहीं होगा भाई, घर्षण होगा तो उत्पादन क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये सही है इसमें। घर्षण बल का वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल कार्य करता है, जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सापेक्ष खिसकने की गति से रोकने का प्रयास करती है, घर्षण बल कहलाती है। घर्षण बल वह बल है जो सदैव वस्तु की संभावित गति अथवा खिसकने की दिशा के विपरीत कार्य करती है। सपोज दैट ये आपका जूता है और नीचे ये धरातल है, तो जूता की गति इस प्रकार की होगी, धरातल में जो वो कंकड़ पत्थर होंगे उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगी, तभी ये दूसरे के रुकावट पैदा करेंगे और घर्षण बल लगेगा, तभी लोग चल पाएंगे। ऐसे वगैरह टायरों में देखते होंगे आप। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है, तो टी बराबर हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लोलक की लंबाई पर, लोलक के द्रव्यमान पर, लोलक की तनाव पर या लोलक के सामग्री पर। देखिए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल का मतलब क्या होता है, लंबाई, और ग्रेविटेशन फोर्स होता है जी। जी की वैल्यू होती है पृथ्वी धरातल पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लंबाई है ना, तो यहाँ पर टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई एल होता है ना, तो यहाँ पर लंबाई पर निर्भर करेगा, तो आंसर ये सही माना जाएगा। यदि लोलक न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर एक ठोस पिंड को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ से बांध दें। अब यहाँ पर घर्षण रहित बताया, मतलब एक घर्षण रहित दृढ़ है और इसकी लंबाई को ऐसे से बांध दे तो इस तरफ गति करेगा, इस तरफ गति करेगा, तो इस प्रकार का बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। मतलब एक आप पॉइंट से एक ठोस पिंड को बांध करके डोरे से लटकाएंगे तो दोनों तरफ वो गति करता रहेगा, ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। समझे कैसे, E इज इक्वल टू अंडर रूट एल है, यहाँ इसको 4 कर दोगे तो 2 नहीं हो जाएगा, वही बताया इन्होंने। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे डैश गति कहते हैं।
तो सीधी गति, गलत बात है, सीधी गति गति। एक समान गति, ये भी नहीं होगा। गैर एक समान गति नहीं, आवधिक गति। आवधिक का मतलब होता है आना जाना आना जाना आना जाना, ठीक है। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, इस प्रकार गति को आवधिक गति या आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। वही लोलक वाली गति है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। घर्षण क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होता है, घर्षण बल कितने के प्रकार के होते हैं। एक होता है सीमांत घर्षण बल, एक होता है विसर्पी घर्षण बल, एक होता है याद नहीं आ रहा हो यार मुझे, लोटनिक घर्षण बल, सॉरी लोटनिक घर्षण बल होता है, ठीक है। देखिए ये होता है आपका पृथ्वी, ठीक है। तो थोड़ा बता देता हूँ घर्षण बल के बारे में। और ये होता है आपका नत समतल या आनत तल इसको बोलते हैं। यदि कोई पिंड यहाँ पर रखा जा रहा है तो यहाँ से इसको घिसकने में आसानी होगी, चूंकि यहाँ पर घर्षण कम होगा, ठीक है। इसे नत समतल कहते हैं। और यहाँ से कोण जो बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पर वो कोण होता है थीटा, और इसको टैन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो टैन थीटा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। चलिए, आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट में वगैरह में आता है, 9th में भी है। तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन की गति, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाऊँ, आपको एलिब्रेट भी करूँ। अब मैं अगर इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो फिर मुझे भी कवर करना पड़ेगा, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा आकर के, क्योंकि मैं इंसाइक्लोपीडिया तो हूँ नहीं, मेरी भी एक सीमाएँ हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग से क्लास लेकर आऊँगा, जैसी आपकी फीडबैक होगी। तो ग्रेविटेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। आज से हजारों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व जब हमारा ब्रह्मांड नहीं बना था, तो समस्त गैस, समस्त पिंड, समस्त समय और समस्त धूल कण सब एक ही पॉइंट पर रन कर रहे थे, आपस में गति कर रहे थे, ठीक है। आपस में धीरे धीरे ये पॉइंट आपस में गति करके अपना रिप्लिका बना के, कापी बना के इसको बड़ा करते चले गए, लेकिन इसकी एक सीमाएं थी। जब अपनी सीमाओं से ज़्यादा ये बड़ा हो गया तो इसमें विस्फोट हो गया। इसी को हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या द बिग बैंग थ्योरी। और यहीं से हमारा ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ। इसके बाहर भी कुछ नहीं था, ठीक है, और इसके अगल बगल भी कुछ नहीं था। यही ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ था, इसी के अंदर से ही हमारे ब्रह्मांड बनने स्टार्ट हुए थे, जो आज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पहला प्रकाश यहाँ पर दिखाई दे, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ से हमें पहली दीप्त वस्तुएं दिखाई दी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, यहीं से समय बना, यहीं से ग्रेविटी बनी, यही सारी चीजें बनी, इसके बाहर कुछ नहीं था। अभी तक तो वैज्ञानिक इतने ही जान पाए हैं। और जिस प्रकार बिग बैंग होता है उसी प्रकार हमारा विक्रंच भी होता है। एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीजें एक चीजों में सिकुड़ जाएंगी और विक्रंच हो जाएगा। आपको पता होगा कि हबल टेलीस्कोप से देखा गया था कि हमारी सभी वस्तुएं हमसे दूर भाग रही हैं। इसका मतलब है ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और यहीं से सब वस्तुओं पर ग्रेविटी लगने लगी, गुरुत्वाकर्षण लगने लगा। ग्रेविटी का मतलब होता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति एक स्थान पर बनाए है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं ब्रह्मांड में। जबकि पृथ्वी पर ग्रेविटी का मतलब होता है कि जैसे सपोज डेट हमारा द्रव्यमान कितना है, हमारा भार द्रव्यमान कितना है 9 किलोग्राम, ठीक है। यदि इसमें ग्रेविटी जोड़ दिया जाए जी, तो यहाँ पृथ्वी तल पर ग्रेविटी की वैल्यू आंकी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसका इसको 10 मान लेते हैं, तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये 90 किलोग्राम हो जाएगी। ये हमारा वजन हो जाएगा ग्रेविटी के साथ मिलकर के, ठीक है। तो चलते आगे बढ़ते हैं। मतलब पृथ्वी धरातल पर प्रत्येक वस्तु पर एक बल कार्य करता है, जो उस वस्तु को अपने इस धरातल से जोड़कर रखने का प्रयास करता है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी वस्तु पर बल लग रहा है F, और वस्तु का द्रव्यमान m1 है और m2 है, और उस वस्तु से दूरी उसकी r की है, तो r² हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटी निकालने के लिए क्या होगा, ये F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपान r²। ये G है, ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये एक ही होता है, ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है, कभी भी बदलेगा ही नहीं, ये एक ही रहेगा। बाकी m1 m2 द्रव्यमान होते हैं, प्रत्येक वस्तु पर समान प्रकार के जो है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगे रहते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पर ग्रेविटी से तात्पर्य होता है एक बल से,
जो हमारे द्रव्यमान के साथ लगा हुआ होता है हमारे ऊपर, नहीं तो हम यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना आपको सफिशियंट हो गया होगा समझने में। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। ठीक है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगा? अब स्थिर गति से रेलगाड़ी दौड़ रही है और एक यात्री बैठा हुआ है और लंबवत ऊपर की तरफ जो है उसको फेंक दिया बॉल को, तो वह गेंद कहाँ पर गिरेगी? आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, ये चीज है। तो यात्री के हाथ में गिरेगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स उस बॉल पर भी लग रहा है और उसी के साथ वो गति कर रही है। ठीक है, तो यात्री के हाथों में गिरेगी। स्थिर गति से दौड़ रही एक गाड़ी पर बैठा यात्री यदि लंबवत या ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद यात्री के हाथों में आकर गिरेगी। ठीक है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए आगे बताएंगे, उसको याद नहीं आ रहा अभी। ये 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पे? देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये है आपकी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी आर की लंबाई जो है ज़्यादा है और यहाँ पर आर की लंबाई जो है कम है। तो विषुवत रेखा पर जी का मान सर्वाधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। तो न्यूनतम कहाँ होगा? तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा? एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ। तो यह इज प्रोपोर्शनल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर ये देखिए जितना ज़्यादा होगा वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही कम होगा। तो पृथ्वी तल पर जी का मान सर्वाधिक कहाँ है? ध्रुवों पर, अब विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। ये जितना ज्यादा होगा ये इतना ही कम होगा। तो लंबाई कहाँ पर सबसे ज्यादा है? पृथ्वी तल की लंबाई में अक्षांश रेखा की लंबाई ज्यादा कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है, तो यहाँ जी का मान जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे न्यूनतम होगा। ठीक, पृथ्वी पर जी का गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्व जनित का मान सबसे अधिक होता है। अर्थात व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, यहां पर समझ गए होंगे आप कॉन्सेप्ट को। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन मापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो 600 न्यूटन ही रहेगा। क्यों रहेगा? लिफ्ट के ऊपर गति करने से व्यक्ति का भार जो होगा वो क्या होगा, यहां पर बताया गया है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। लिफ्ट की ऊपर की ओर गति जाने पर उसके भार देखो W होगा, W इज इक्वल टू होता है, आपको पता होगा, mg। और यहाँ g जो होगा, अब g को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स और एक होता है आपका त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 0, चूंकि आप त्वरण कोई उसमें उत्पन्न नहीं होगा, इसमें भार की बात पूछा है, तो जहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट की तुला पर खड़ा हो जाता है, तो यहाँ v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से लिफ्ट के ऊपर की ओर जा रहा है, गतिमान है, तो उसका त्वरण 0 हो जाएगा। भाई यदि कोई पिंड अचर त्वरण से फेंका जाए तो जी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यदि कोई पिंड, अचर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5, कोई पिंड उठा करके फेंका जाता है ऊपर की तरफ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है वहां पे? 0। ठीक है, तो वहां पर ए 0 हो जाएगा, तो W बराबर क्या होगा? mg होगा। अब m कितना है? तो व्यक्ति का भार वही रहेगा जो पहले है, तो भार का मतलब क्या है? भार mg होता ही है। mg इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 600 न्यूटन दिया गया है, तो वही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई यदि कोई पिंड अचर त्वरण से फेंका जाए, जी की वैल्यू, ए की वैल्यू वहां पर 0 होती है, त्वरण वहां एक्सीलरेशन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों में अंतर होता है, इसको आप जान लीजिए। एक्सीलरेट कोई जो वस्तु करता है, वो जैसे मोटरसाइकिल है आपको, वो एक्सीलरेट करता है, हाँकते हैं आप तो एक्सीलरेट करती है, किस स्पीड से वो जा रही है उसमें त्वरण जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो कोई mg होता है ये स्वतः ही कार्य करता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स एक बल है। ठीक है, जबकि ए जो है ये बल नहीं है, इसको आप जानते रहिएगा। तो बस आज आई होप ये समझ गए होंगे आप। कोई भी इसमें क्वेरीज होगी, समस्या होगी तो आप बताइएगा, मैं और एलिब्रेट कर दूंगा। कहीं दिक्कत होगी समझने में तो बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बता के आपको निकल जाता, कोई मतलब भी नहीं रह जाता। तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।